हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा जो बिहार में गर्मा गर्मी है आने वाले इलेक्शंस के लिए, और जो वहाँ 65,000 वोटर्स को वोटर लिस्ट से निकाल दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट हुआ। मोदी जी चाइना गए, चाइना से वापस आए, इन सब के बारे में चलिए शुरू करते हैं कि बीजेपी किसी भी तरह बाय हुक्स और क्रुक्स चाहती थी और चाहती है कि बिहार को किसी तरह से कैप्चर करें। बिहार में इलेक्शन नवंबर में होने वाले हैं और बिहार का इलेक्शन ही ट्रेंड तय करेगा कि आने वाले जो और दूसरी स्टेट्स में इलेक्शंस होने वाले हैं वो किस डायरेक्शन में जाएंगे। और फिर 2027 में वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्शंस ऑफ यूपी असेंबली, और फिर 29 में नो डाउट अगेन पार्लियामेंट। तो वो सब जो होता रहा अभी तक कि अपोजिशन तो ईवीएम के चक्कर में लगी रही, और इलेक्शन कमीशन ने ऑफ कोर्स टू प्लीज रूलिंग पार्टी एक नया गेम शुरू कर दिया, जिसका पता अंदाज़ा हुआ पहले। तो उसके बाद जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र में जिस तरह से हालात थे, उसमें ये सोचा जा रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टेट बीजेपी को जाएगी, बाकी सब अपोजिशन को या कांग्रेस को जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजह से लोग अपोजिशन वाले सोच में पड़े और देखा कर्नाटक में बाई चांस कांग्रेस की हुकूमत बन गई, और जब आपकी हुकूमत होती है तो आपके पास बहुत से रिसोर्सेज आपके कंट्रोल में होते हैं। तो राहुल गांधी जी ने वहाँ 6 महीने तक काम किया और वहाँ पर देखा कि इलेक्शन कमीशन ने किस तरह से वोट्स को मैनेज किया है। मैनेज मीन्स कि कुछ फेक वोट्स वोटर लिस्ट में जिनके एड्रेसेस ही नहीं हैं, एक एड्रेस पर 10-10 और 20-20 वोटर्स, कुछ जो मर गए हैं वो भी है, और जो जिंदा है उन्हें डिलीट कर दिया। तो ये गेम चला इलेक्शन कमीशन ने, और जब 6 महीने लगे राहुल जी को सिर्फ एक कंस्टिट्यूएंसी को की मतलब छानबीन करने में, और वो बहुत बड़ा एक घपला पकड़ा गया। उसके बाद साथ साथ ही SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोट्स, जिसे SIR कहते सर, इलेक्शन कमीशन ने बिहार में शुरू किया। और जस्ट इमेजिन 1 महीना दिया, 1 महीने में 8 या 9 करोड़ वोट्स को रिवीजन करना आसान नहीं। लेकिन मकसद क्या था? वही टू हेल्प द बीजेपी। आप तक लगाते रहिए, मुद्दे लाते रहिए, तो वोटों का मैनेजमेंट हो जाएगा। 65 लाख वोटर्स की लिस्ट पकड़ी गई कि जिन्हें वहाँ से डिलीट कर दिया गया वोटर लिस्ट से, और 11 तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे, जो उनमें से 90% लोगों पर वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है। और अगर हर आदमी के पास कोई अवेलेबल है, वो है आधार कार्ड। तो इलेक्शन कमीशन ने किया कि आधार कार्ड तो माना ही नहीं जाएगा, और एक तरह से उन्होंने जो शुरुआत की वो ये कि आपकी नेशनलिटी भी एक तरह से इलेक्शन कमीशन उसके थ्रू चेक करा था कि आप हिंदुस्तान के नेशनल है या नहीं, जबकि ये उसके परव्यू में नहीं है। सब हुआ, लिहाजा पार्लियामेंट के अंदर इशू हुआ, सुप्रीम कोर्ट में गए,
सुप्रीम कोर्ट ने सरप्राइजिंगली एक बहुत बड़ा वर्डिक्ट दे दिया, जो कि अपोजिशन के हाथ में आ गया कि आपको उन 11 में से कोई दे दे वोट बनने के लिए सबूत, या आधार कार्ड दे दे। आधार कार्ड आपको मानना पड़ेगा, ये डायरेक्ट टू दिया सुप्रीम कोर्ट ने। लिहाजा टाइम बहुत कम था, ज़ाहिर है वो 65 लाख, चूँकि बिहार के मोर देन 2 करोड़ आउट ऑफ 8.5 करोड़ के करीब वोटर्स हैं, तो बाहर काम करते हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये ऑनलाइन भी कर सकते हैं आप जहाँ भी बैठे वहाँ से, लेकिन सर्टेनली टाइम इज़ नॉट दिया, वेरी शॉर्ट टाइम, नहीं हो पाएगा। लिहाजा वहाँ ये हुआ कि वोट चोर, वोट चोरी हुई, मोदी जी वोट चोर, इस तरह के नारे लगाते हुए तेजस्वी और राहुल साहब ने एक पद यात्रा शुरू की 1300 किलोमीटर के आसपास, जिसमें जो हुजूम इकट्ठा हुआ, जिस तरह से लोग आए, सपोर्ट मिली, उससे बीजेपी घबरा गई और बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा टू काउंटर दिस, और इसके ऊपर कोई एक वर्ड भी बोलने को तैयार नहीं। उस 65 लाख जो डिलीट किए गए, या जो उन्होंने वहाँ पर कर्नाटक में राहुल गांधी जो वो हाइड्रोजन बम फोड़ा, डिस्क्लोज किया, तो लोगों के मन में इन जनरल ये आ गया कि ये 24 में जो गवर्नमेंट बनी है वो ईमानदारी से नहीं बल्कि वोट चोरी से बनी है, और फिर भी मेजॉरिटी नहीं मिली, 240 मिले, और अगर ईमानदारी से होता तो शायद 185 सीट बीजेपी को मिलती। ये सब सामने। अब मोदी जी वापस आते हैं। मोदी जी चाइना गए, और क्यों गए कि मोदी जी चूँकि ट्रम्प तंग कर रहा है, उस पर घिरे हुए हैं, वो हर रोज़ाना नए नए अटैक कर रहा है, तो पार्टी की हालत ख़राब है। बीजेपी अपने को डिफेंड नहीं कर पा रही है। शायद उसी मजबूरी में जो आप ब्रिक्स, जो आपने पहले ब्रिक्स में एक मामला आया था कि एक अल्टरनेट करेंसी डॉलर के अलावा हम चलाएंगे, तो ट्रम्प ने जब धमकी दी थी कि ब्रिक्स वाले भूल जाएं कि वो एक अल्टरनेट करेंसी चालू करेंगे, तो इंडिया पहला कंट्री था जिसने, हालांकि इनिशिएट करने में ये थे, लेकिन इंडिया ने कहा कि नहीं, हम उसका हिस्सा नहीं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन अल्टरनेट। और हर तरह से उसके कहते ही धमकी में भी जाने कितनी चीज़ों पर आपने जो टैरिफ थी वो भी आधी क्या 10% ही कम कर, 90% तक कम कर दी। लेकिन ट्रम्प ना जाने क्यों इतना ज़्यादा नाराज़ है कि रोज़ाना ह्यूमिलेट कर रहा है और 50% टैरिफ लगा दी। लिहाजा मोदी जी को ज़ाहिर है जान बचानी है, अपना फेस बचाना है, अपनी गवर्नमेंट को बचाना है, तो उन्होंने रुख किया रशिया और चाइना की तरफ। और चाइना वही कंट्री है जो आपकी ज़मीन ले चुका, आपके लोगों को मार चुका, वहाँ आपस में लड़ाई हो चुकी है, ये सब हुआ, लेकिन आप वहाँ चले गए। लोगों की जो एक्सपर्ट्स हैं ये राय है कि तो ज़ाहिर चाइना एंड रशिया विल वेलकम हिम, लेकिन दे डोंट ट्रस्ट हिम। क्योंकि हर आदमी का ये कहना कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज ने, यानी अमेरिका ने, ट्रम्प ने कुछ भी कंसेशंस दे दिए, जो उनके एक मिनिस्टर ने कहा भी कि नवंबर तक हम वेट कर रहे हैं और कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा, तो मोदी जी फिर पलटी मारेंगे अमेरिका की तरह। क्योंकि सर्टेनली चाइना हमारा सामान नहीं खरीद रहा, रूस में हमारा बहुत सामान नहीं जाता, हमारा सामान जो बिकता है, जो एक्सपोर्ट होता है, वो तो अमेरिका और यूरोप में होता है मेनली, या अरब कंट्रीज़ में होता है। तो नो डाउट ये सही है कि हमारा फ़ायदा अमेरिका के साथ ही रह कर है, लेकिन वो शायद जस्ट टू शो कि ट्रम्प साहब हम पे अदर ऑप्शंस भी हैं, वो वहाँ SCO की जो बैठक हुई है उसमें पहुँच गए चाइना, और वहाँ बड़ी आवभगत हुई, सब बातें हुई। वहाँ से जब आए तो सीधे बिहार में आपको याद आ गया। वहाँ किसी ने किसी मंच पर, जिसके ऊपर ना तो कांग्रेस का कोई राहुल गांधी थे, ना तेजस्वी थे, ना कोई और बड़ा लीडर था अपोजिशन का, किसी ने कोई बात मोदी जी की मदर के बारे में कहा जो कि गलत है, नहीं कहना चाहिए।
nobody can appreciate it, nobody can support it। लेकिन वो कहा ये जा रहा है कि हो सकता है इन्होंने ही कहलवाया हो, चूँकि इन्हें कोई भी मुद्दा नहीं मिल रहा है वोट चोरी के खिलाफ, या जो कर्नाटक में राहुल गांधी ने क्लोजर किया, कोई मुद्दा बिहार में नहीं मिला है। तो इन्होंने एक विक्टिम कार्ड चला मोदी जी, और मोदी जी बोले कि नहीं मैं तो माफ़ कर दूंगा, मेरी माँ का अपमान किया, लेकिन बिहार के लोग नहीं करेंगे। जैसे कि आप बिहार से बड़ी भारी मोहब्बत करते हैं, दूसरी तरफ आपको ये कहने का माँ का अपमान की बात तब है जब आपने दूसरे की माँ की अपमान ना किया हो। ये कि सबकी माँओं की इज्जत है, सबकी बहनों की इज्जत है, सबकी बहुओं की इज्जत है। किसी भी फीमेल के लिए अपमानजनक बात कहना, चाहे वो अपोजिशन कहे, चाहे रूलिंग पार्टी कहे, चाहे मोदी जी कहे या राहुल गांधी, वो गलत है। मोदी जी, आपको तो याद है आपने उस बूढ़ी बीमार औरत को, सोनिया गांधी के लिए, वो भी किसी की माँ है, आपने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, आपने उसे कांग्रेस की विधवा कहा, आपने मणिपुर में औरतों को नंगा करके जो घुमाया गया आपके फोर्सेस के ज़रिए, उस पर एक वर्ड भी नहीं बोला, कोई अफसोस भी जाहिर नहीं किया। तो आपको ये मॉरल राइट नहीं है। ये जो आपने विक्टिम कार्ड चलना चाहे, ये रिबाउंस कर गया है। इट विल नॉट वर्क इन बिहार। लोग अब आपको समझ गए हैं कि ये टैक्टिक्स नहीं चलेगी। उधर आपने दबाव दिया होगा मोहन भागवत जी पे, और मोहन भागवत भी नो डाउट सभी जानते हैं कि मोदी जी इतने स्ट्रॉन्ग है कि आरएसएस के कंट्रोल में बीजेपी नहीं, बल्कि बीजेपी के कंट्रोल में आरएसएस है। आपने उन्हें इतनी मुराद दी है, इतनी सपोर्ट दी है, इतनी फाइनेंशियल हेल्प की है कि उन्हें 100 साल उनके अब हुए हैं, कभी नहीं मिली, वो आपने दी। तो उन्होंने एक बार तो गलती से कह दिया कि 75 साल में मैं भी छोड़ूंगा और दूसरों को भी छोड़ना चाहिए, लेकिन आपका ज़ाहिर दबाव पड़ा और वो भी घबरा गए कि कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी को हम रिप्लेस करने की बात करें और दोबारा हमारी हुकूमत ही ना बने, कोई और ग्रुप ना आ जाए गवर्नमेंट बनाने को, और हम कहाँ के रह जाएंगे। लिहाजा जो 100 साल के बाद होने के बाद आरएसएस ने जो दिल्ली में अपनी मीटिंग की, उसमें उन्होंने ये खुलासा किया मोहन भागवत जी ने कि वो 75 साल की बात तो मैंने किसी और कॉन्टेस्ट में कही थी, ना मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, ना मैं दूसरों को रिज़ाइन करने के लिए। तो आपको एक बहुत बड़ी अच्छी खासी लाइफ आगे के लिए मिल गई है, और उम्मीद है 29 में भी और 34 में भी आप ही कैंडिडेट रहेंगे, बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। और जो लोगों की उम्मीदें थी कि शायद कोई चेंज आएगी, वो उम्मीदें तो खैर ख़त्म हो गई, लेकिन जो आप विक्टिम कार्ड कर रहे हैं, इससे बजाय आपको फ़ायदा होता, आपकी जो पुरानी बातें थी वो फ्रेश हो गई लोगों के जहन में, और आपका इससे फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होने जा रहा है। तो मुझे यही कहना था कि विक्टिम कार्ड लोग अभी इतने भूले नहीं रहेंगे। 12-13 साल 14 के बाद लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया, वो 18-19 तक तो बेवकूफ़ बनते रहे, लेकिन अब लोग समझदार हो गए। हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं चलेगा, इंडिया पाकिस्तान नहीं चलेगा। जो आप तो चाइना गए तो वहीं शरीफ साहब खड़े हैं, वहीं बराबर में आप खड़े, आप तो उनके आसपास खड़ा नहीं होना चाहते थे। वहाँ तो ये कहिए कि SCO जो है आप सबको एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर ले आई। तो देखिए ये सब चलेगा नहीं, और आप को अगर आगे कंटिन्यू करना है तो जो मोहन भागवत जी ने हालांकि झूठ कहा, दिखाने को कहा, लेकिन इंडिया विल सर्वाइव ओनली यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यही एक जादू है जिससे मुल्क आगे बढ़ेगा, मुल्क सर्वाइव करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।